नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किसान तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में अगले 10 दिनों की संभावनाओं की तलाश करने की कोशिश करेंगे। इस समय देश में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, अगले 10 दिनों में उनमें कितना परिवर्तन आ सकता है, किन जगहों पर बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं और जहां पर तापमान अभी सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है, चाहे वो दिन का हो या रात का, उसमें क्या अंतर आएगा। जहां पर लंबे समय से बरसात नहीं हुई है, वहां पर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। इस समय आप देख सकते हैं इस सैटेलाइट तस्वीर में, ये वाटर वेपर का एनिमेशन है, एनिमेटेड इमेज है, सैटेलाइट से ली गई। इसमें नमी तो आपको काफी दिख रही होगी। अगर हम देखें तो राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश के ऊपर तक तमाम इलाके ऐसे हैं, इंक्लूडिंग जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और यहाँ तक कि पंजाब और हरियाणा का, इन सभी भागों के ऊपर भी नमी यहाँ पर हवा में बनी हुई है। लेकिन ये उस लेवल पर नहीं है जहां पर क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है। और यही वजह है कि इन तमाम जगहों पर उत्तर भारत का जो पूरा मैदानी क्षेत्र है, इंक्लूडिंग राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और कई बार बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी रीजन में, जहां पर धुंध दिखाई पड़ रही है। धुंध है, पोल्यूशन है, नमी है और नमी के कारण हवा का, धूप का जो असर है वो कम नीचे पहुंच रहा है, जिसके कारण ये धुंध लोगों को लग रहा है कि कोहरा है, कोहरे जैसी स्थितियां हैं। कई जगहों पर विजिबिलिटी बहुत अफेक्ट हो रही है, यानी दृश्यता पर असर पड़ रहा है। और दिल्ली में तो हालात ऐसे बन रहे हैं कि बीच बीच में हवाई उड़ान तक प्रभावित हो रही है, दृश्यता कम होने के कारण। दक्षिण की तरफ आप देखें तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी इतनी पर्याप्त है कि यहाँ पर लो क्लाउड बन रहे हैं, लो और मीडियम, जिनसे बरसात होने की संभावनाएं रहती हैं। और यहाँ पर तमाम इलाके, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यहाँ तक कि गोवा और महाराष्ट्र के भी कई हिस्सों में बारिश वाले बादल पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये परिस्थिति अभी बनी हुई है और इस परिस्थिति में कई क्षेत्रों में तापमान कम रिकॉर्ड किया जा रहा है, तापमान सामान्य से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सबसे पहले तापमान को एक बार रीड करते हैं, चार पांच जगहों के जो प्रमुख स्थान है और जो जहां पर ज्यादा अंतर है। सबसे पहले बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तापमान की। दिल्ली में अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों का है ये, जहां पर 29.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 1 डिग्री ज्यादा रहा, एबव नॉर्मल रहा। और कम इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ धूप का असर कम था। धूप का असर दिन भर इसलिए कम रहा क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि एटमॉस्फेयर में नमी है। नमी धूप के असर को नीचे आने से रोकती है। पोल्यूशन, धुंध, कुहासा, कोहरा, कोई भी ऐसा ऑब्स्टेकल जो बाधा बने धूप के रास्ते में, वो धूप को रोकता है। धूप कम आएगी तो तापमान जाहिर सी बात है कम होगा। लेकिन दिन का तापमान, रात का आप तापमान देखें तो 16.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.6, यानी लगभग लगभग 3 डिग्री एबव नॉर्मल टेम्परेचर बना हुआ है। सर्दी के मौसम में 3 डिग्री का सामान्य से ऊपर रहना फसलों के लिए बहुत मायने रखता है, और खासतौर पर उस सीजन में, उस समय जब बुआई चल रही हो, बुआई की शुरुआत हो रही है और सर्दी का शुरुआती समय चल रहा हो। में प्रदूषण का स्तर आपको पता ही है, सुर्खियां लगातार बन रही हैं और तमाम चर्चाएं हो रही हैं। अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन है, सभी अखबारों में बड़ी स्टोरी है इस बारे में। लेकिन एक बड़ी विडंबना है कि दिल्ली का प्रदूषण हर बार उसी तरह से लोगों को परेशान करता है और इस पर चर्चाएं बहुत होती हैं जब ये अपने चरम पर होता है। लेकिन दरअसल उसे कम करने के लिए जिस स्तर से, जिस तरह से, जिन उपायों को किए जाने की जरूरत है, शायद उसकी कमी है, जिसके कारण लोग यहां पर लगातार भुगत रहे हैं। मुंबई की स्थिति देखते हैं। मुंबई में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.6 डिग्री नीचे रहा, यानी जितना दिल्ली में ज्यादा था उतना ही यहां पर सामान्य से कम रहा। यहां कम इसलिए रहा क्योंकि यहां पर थोड़ा सा ठंडी हवाओं का असर संभवतः रहा, नमी कम रही, जिसके कारण उमस कम रही और टेम्परेचर यहां पर 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अधिकतम तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री बना हुआ रहा। और ये स्थिति मुंबई में अभी जारी रहेगी। मुंबई में लगभग इस समय 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दिन में होना चाहिए। न्यूनतम तापमान इस समय लगभग लगभग यहां पर 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो 34 और 22 का जो कॉम्बिनेशन है, आप देखें तो आने वाले समय में लगभग इसी के आसपास नजर आएगा, क्योंकि मुंबई पर भी थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावना आज नजर आ रही है, आज दिन और रात में और कल सुबह तक। कोलकाता में भी तापमान में अंतर है। कोलकाता में अधिकतम तापमान नीचे रहा, सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा तापमान। 29.4 डिग्री पारा दर्ज किया गया और अधिक न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री रहा, जो 1.8 डिग्री अधिक है। तो कोलकाता में खैर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। चेन्नई में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 1.8 डिग्री अधिक तापमान रहा न्यूनतम। अधिकतम लगभग सामान्य के आसपास दर्ज किया गया है। तो ये स्थिति है। लेकिन आप अमृतसर का तापमान देखें। अमृतसर में
दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया है। 22.4 की जगह पर 22.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कि 5 डिग्री नीचे है। जबकि अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5.8 डिग्री ऊपर है। तो रात के तापमान में 5 डिग्री की अधिकता रही और दिन के तापमान में 5 डिग्री की कमी रही। वजह यह है कि उत्तर की ठंडी हवाएं नहीं चल रही, जिसके कारण न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। सर्दी अभी शुरू नहीं हुई है। और दिन का तापमान इसलिए 5 डिग्री नीचे रहा क्योंकि दिन में लगातार बादल और धुंध बनी रही। तो धूप का असर जैसा कि दिल्ली में था वैसा ही उससे भी ज्यादा अमृतसर में रहा। तो यहां पर तापमान में कमी रही। और अब आपको मैं दिखाता हूं WD का प्रभाव, जो कि किस तरह से WD आता है, किस तरह से भारत के उत्तरी क्षेत्रों को प्रभावित करता है, किस तरह से WD की जो भूमिका है भारत के आधे से अधिक हिस्से पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पूरे सर्दी के चक्र को नियंत्रित करने या उसको बेहतर करने या संतुलित बनाए रखने में इस पश्चिमी विक्षोभ की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। पश्चिमी विक्षोभ बेसिकली मुख्यतः यहाँ पर भूमध्य सागर ये है और इसके साथ साथ कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी से वैसे अब इसको फीडिंग मिलनी कम हो गई है, मॉइस्चर फीड कम करता है क्योंकि यहाँ पर पानी कम हो गया है, ऐसी कुछ स्टडीज में आया है सामने। पश्चिमी विक्षोभों की जो भूमिका है वो भारत के, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, कि आधे भारत के मौसम को संचालित करने में या संतुलित बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है कि अक्सर आपने देखा होगा कि पश्चिमी विक्षोभ जो आते हैं उनके कारण पर्वतीय क्षेत्रों पर कई बार इतनी ज्यादा बर्फबारी हो जाती है कि बर्फीले तूफान आने की आशंकाएं हो जाती हैं और उसमें कई बार जान और माल के नुकसान की भी संभावना या आशंका बनी रहती है। तो उसकी वजह क्या है? अभी हाल ही में कुछ स्टडी में जिसका जिक्र मैं प्रायः करता हूं कि यहाँ से उत्तर जो पश्चिमी क्षेत्र है यूरोप के और अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर, और इसके उत्तरी क्षेत्र पर, ये उत्तरी रीजन है, ये मध्य है, दक्षिण। तो उत्तरी रीजन पर यहाँ पर प्रेशर में अंतर आता है, प्रेशर ग्रेडियंट बनते हैं। यहाँ पर हाई प्रेशर, लो प्रेशर जब ऊपर नीचे बनते हैं तब यहाँ से जो नमी है वो नमी उठने वाली ऊपर यहाँ जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है उसमें जाकर मिलती है। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम लगभग 10 किलोमीटर की हाइट पर चलती है, 9-10 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरती की सतह से। तो उससे इसका कनेक्शन बनता है और वो आगे बढ़ते हुए इस तरह से अफ्रीका होते हुए आगे आती है। तो कई बार यहाँ जो नमी उठ रही है वो तो बहुत ज़्यादा हाइट पर नहीं जाती, लेकिन इसके साथ वो मर्ज होने के बाद वो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कनेक्ट होती है। तो यहाँ वाली नमी कहीं ना कहीं इसको फीड करती है, इस WD को। तब यहाँ पर गतिविधियाँ, उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं इन भागों में गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो फिलहाल अभी इसको मैं अगर आपको इस तरह से समझाने का प्रयास करूँ, हाई प्रेशर लगभग यहाँ बना अगर, और लो प्रेशर यहाँ, जो कि अभी नहीं है। तो ये लो प्रेशर जो होता है ये यहाँ से हवाओं को ऊपर ले जाने का काम करता है और हवाएं जितनी तेजी में ऊपर जाएंगी उतना ज़्यादा संभावना WD के प्रभावशाली बनने की होगी और वो फिर से कनेक्ट होगी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम में, और वो कनेक्ट होगी WD जो मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर से उठने वाली हवा है उसके साथ, और वो भारत के उत्तरी जो हिमालयी क्षेत्र है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, इससे आने के बाद, टकराने के बाद यहाँ पर गतिविधियां देना शुरू करेगी और वो इस तरह से मूव करते हुए इस तरह से हवा आगे आती है और यहाँ पर पहाड़ों से टकराती है। तो उस दौरान भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर काफ़ी अच्छी बर्फबारी होती है और बारिश होने की संभावना मैदानी इलाकों में बनती है। और मैदानी इलाकों में जब यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनता है पाकिस्तान और एडजॉइनिंग गुजरात या राजस्थान के ऊपर, तो इसके प्रभाव से, क्योंकि सर्कुलेशन भी और लो प्रेशर भी आप जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो ये जब इस तरह से सिस्टम घूमते हैं तो अरब सागर से उठने वाली हवा को लेकर आते हैं मैदानी भागों पर और यहाँ पर बादल बनते हैं और यहाँ पर बरसात कई जगहों पर बनने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी बनने लगती हैं। तो ये स्थिति फिलहाल जब बनेगी तो उस दौरान हमें ज़रूर अच्छी बर्फबारी देखने को मिलेगी। अभी उतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ बर्फबारी होने वाली है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। और उससे पहले आपको जेट स्ट्रीम का एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये रहा अफ्रीका का रीजन और ये यूरोप, और यहाँ पर रहा अटलांटिक ओशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लो प्रेशर तो है लेकिन हाई प्रेशर नहीं है। लो प्रेशर यानी इस दिशा में घूम रही है हवा विपरीत दिशा में घड़ी की, और जब लो और हाई का कॉम्बिनेशन बनेगा जो तकरीबन 20 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, 20 को आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक लो दिख रहा है और यहाँ पर एक हाई दिख रहा है। तो इन परिस्थितियों में कुछ संभावनाएं बन सकती हैं कि ट्रॉपिकल स्ट्रीम जो जेट स्ट्रीम है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, उसके कुछ कनेक्शन आने वाली, भारत पर आने वाली पश्चिमी विक्षोभ की हवाओं के साथ बने और उसके चलते भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर, ये जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, यहाँ पर अच्छी खासी बरसात देखने को मिले। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हवा की स्पीड बढ़ रही है।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 20-21 के बाद, तो यहाँ पर जो जेट स्ट्रीम की स्पीड है आप 23-24 में देखेंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा मात्रा में हवा रहेगी और वो थोड़ा सा नीचे की तरफ से होकर आएगी और उसमें स्पीड ज़्यादा रहेगी, उतना संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें गतिविधियां होने की। तो अभी जो गतिविधि हो रही है, अभी जो संभावनाएं बनी हुई है, वो अगले 48 घंटों तक जारी रहेंगी। आज और कल, जिस दिन ये वीडियो आपके लिए अपलोड किया जा रहा है, यानी कि 15 नवंबर को, तो 15 और 16 नवंबर को कुछ संभावनाएं हैं। 17 से मौसम साफ होने लगेगा पर्वतीय क्षेत्रों पर, और उसके बाद अगला जो स्पेल आएगा WD का, पश्चिमी विक्षोभ का, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में बर्फबारी, पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़, दिल्ली और वेस्ट यूपी, राजस्थान, इन भागों में बारिश हो, वो दौर आएगा लगभग 24 और 25 नवंबर के आसपास। तो हो सकता है कि 24 और 25 नवंबर के आसपास कुछ ठीक ठाक स्पेल दिखाई पड़े, लेकिन ये बहुत ही कह सकते हैं कि चिंताजनक स्थिति है कि नवंबर महीने का पहला पखवाड़ा बीत गया है और अभी भारत के उत्तरी क्षेत्रों में अच्छी बर्फ नहीं पड़ी है। जाहिर है कि इसका जो आफ्टर इफेक्ट या इसका जो इसके चलते जो मौसम पर दुष्प्रभाव पड़ता है, वो सब हम सभी देख रहे हैं देश के तमाम इलाकों में। ये जानते हैं इन परिस्थितियों में अगले 10 दिनों के दौरान दक्षिण भारत में या उत्तर भारत में कैसा मौसम हमें दिखाई पड़ने वाला है, खासतौर पर बारिश के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर अगले 10 दिनों में, क्या अगले 3-4 दिनों के दौरान बारिश ठीक ठाक 2-3 दिनों के दौरान होने की संभावना है। दायरा काफी व्यापक हुआ है बारिश का, और बादल न सिर्फ साउथ पेनिनसुलर रीजन को अफेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का दक्षिण क्षेत्र शामिल है, और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, ये पूरा रीजन शामिल है। धीरे धीरे जब ये बादल आगे बढ़ेंगे और नमी का फ्लो आगे रहेगा, तो पश्चिमी घाट पर लक्षद्वीप के क्षेत्रों में अभी बारिश उतनी नहीं हो रही, लेकिन धीरे धीरे बारिश यहाँ पर बढ़ जाएगी। और लंबे समय के बाद महाराष्ट्र में भी बारिश हो रही है, तो यहाँ पर पुणे के नीचे तक और मुंबई के नीचे रायगढ़ तक बारिश की संभावना है। अहमदनगर तक बादल पहुंचेंगे, और सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, इन सभी भागों में भी बरसात होने की संभावना है। हैदराबाद के ऊपर जो रामागुंडम, वारंगल और आसपास का रीजन है तेलंगाना का, इन भागों में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन बादल तो अहमदनगर, नांदेड़ और लातूर से लेकर रामागुंडम समेत नागपुर और नासिक समेत रायपुर तथा संबलपुर, राउरकेला, इन तमाम जगहों पर बादल अगले 3-4 दिनों के दौरान नजर आएंगे। लेकिन जो बारिश है वो हैदराबाद और मुंबई के नीचे रहेगी, विशाखापट्टनम के नीचे रहेगी, श्रीकाकुलम के ही नीचे रहेगी। इसके ऊपर बारिश की संभावना अगले 10 दिनों के दौरान फिलहाल नहीं है, यानी ओडिशा का मेजर पोर्शन ड्राई रहेगा पूरे 10 दिनों के दौरान। आज 15 नवंबर है जिस दिन अपलोड हो रहा है वीडियो, और 25 नवंबर तक की हम बात कर रहे हैं। तो 25 नवंबर तक ओडिशा के ज्यादातर भागों में ड्राई वेदर, छत्तीसगढ़ के ज्यादातर भागों में, हालांकि दोनों राज्यों में कुछ कोस्टल पोर्शन, ओडिशा के कोस्टल पोर्शन और ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर कुछ ऐसे बादल आ सकते हैं जो हल्की बूंदाबांदी दे सकते हैं, उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं है। महाराष्ट्र के शेष भागों में ड्राई वेदर पूरा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूरा झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र, इन सभी भागों में शुष्क मौसम, पूर्वोत्तर में थोड़ी बहुत हो सकती है। उत्तर प्रदेश में बारिश की उम्मीदें ना के बराबर हैं। आगामी जो WD रहेगा, जो 24 से अफेक्ट करेगा, 24-25 से संभावना है कि वो वर्तमान सिस्टम से ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। तो उसके कारण जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल तथा उत्तराखंड में भी बर्फ पड़ सकती है, और साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पोर्शन में, खासतौर पर जो उत्तरी रीजन है, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हमें नवंबर के आखिर में हो सकता है देखने को मिल जाए। लेकिन अभी उसके बारे में बहुत सटीक पूर्वानुमान लगा पाना मुश्किल है। अपडेट अगले वीडियो में जरूर करूंगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे। आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पर्वतीय क्षेत्र है, इन भागों में आज और कल जम्मू कश्मीर में अनंतनाग, श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, इन भागों में बर्फ पड़ सकती है। और शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना, मंडी, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली के क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में कुछ इलाकों में बारिश की उम्मीदें हैं। उत्तरी पंजाब में कुछ इलाकों में आज थोड़ी बहुत गतिविधियां हो सकती हैं, बाकी जगहों पर ड्राई रहेगा। लेकिन एक बहुत पॉजिटिव चेंज ये आ रहा है उत्तर भारत के भागों से, वो ये है कि जिस पश्चिमी ठंडी और तेज रफ्तार की हवा का इंतजार हम सभी कर रहे हैं, जो कि मौसम को बहुत 360 बदल सकता है, बिल्कुल भी इसका रूप बदल जाएगा, तो वो थोड़ा सा हवा की रफ्तार बढ़ने वाली है। और हवा की रफ्तार बढ़ेगी हरियाणा में
दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के भागों में। तो इन क्षेत्रों में थोड़ा धुंध, पोल्यूशन, कुहासा, कोहरा, इनसे राहत मिलेगी और टेम्परेचर गिरेगा। न्यूनतम तापमान रात और सुबह का, जिससे रात और सुबह के समय में ठंडक थोड़ी सी बढ़ जाएगी इस एक सप्ताह के दौरान। अगर बर्फबारी अच्छी हो जाती, अभी जो स्पेल है, तो इसके बाद अगर हवा चलती तो वो हवा जहां तक पहुंचती वहां तक, वैसे जहां तक पहुंचेगी वहां तक टेम्परेचर गिरेगा, लेकिन उतना तेज नहीं गिरेगा जितना शार्प डिक्लाइन एक हैवी स्नोफॉल के स्पेल के बाद दिखाई पड़ता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार आप मुझे फॉलो करते रहिए। जानकारियां ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर। किसान भाइयों को अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित कीजिए ऐसे पूर्वानुमानों से। और अगर आप कुछ राय रखते हैं, विचार रखते हैं इस वीडियो के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में, साथ ही अपने क्षेत्र की अपनी फसलों के बारे में, फसलों की स्थिति के बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। उससे हमें जानकारियां मिलती हैं और मौसम पूर्वानुमान को और बेहतर करने में मदद मिलती है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।